तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 का पॉलिटिकल साइंस का हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप कक्षा 12 का परीक्षा दे रहे हैं तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार और साथ ही साथ परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये वही सब प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिया गया प्रश्न है जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध कालीन किसी एक अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम, यानी कि शीत युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, और इसी काल में यानी कि उसी समय किसी एक सोवियत राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है। ठीक ना, कि अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति कौन था जब शीत युद्ध था और सोवियत राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शीत युद्ध काल में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉन एफ कैनेडी वहाँ के प्रमुख नेता थे। ठीक ना, अगर अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका के प्रमुख नेता कौन थे, यानी कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक ना, ये रहा उनका फोटो। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग सोवियत राष्ट्रपति का, तो उसी काल में सोवियत संघ के राष्ट्रपति नेता कौन थे, निकिता खुसरेव थे। दोनों नेताओं की भूमिका क्यूबा मिसाइल संकट जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनावों में महत्वपूर्ण रही है। ठीक ना, अगर उस समय की अगर बात करें क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, तो उस समय ये दोनों नेता का प्रमुख भूमिका रहा है। किसका किसका, राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और निकिता खुसरेव का, ये दोनों का उस समय बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप देखिए कोई भी प्रश्न पे हम लोग ज़्यादा इसलिए डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे, मतलब अगर इन लोग पे अगर बात करते चले, इनके काम के विषय में बात करते चले, तो आप परीक्षा से हम लोग भटक जाएंगे। तो अभी हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानना और उसका उत्तर जानना। तो चलिए सेकेंड प्रश्न है कि LTTE किस समुदाय विशेष का संगठन था तथा वह किस देश से संबंधित था। ठीक ना, क्या पूछा गया कि LTT, जैसे LTT का पहले फुल फॉर्म अगर हम बात करें कि LTT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। ठीक ना, ये एक दरअसल ये क्या था, एक राजनीतिक दल था, राजनीतिक पार्टी था, जिसका आप देख सकते हैं लोगो इस प्रकार से था। ठीक ना, यानी कि उसका चिन्ह था, पार्टी का चिन्ह था। टाइगर का आप देख रहे हैं कि टाइगर का भी फोटो है। ठीक है, तो वही है कि LTT तमिल समुदाय का एक संगठन था। यह श्रीलंका से संबंधित था। इसका पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। यह संगठन श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर सक्रिय हुआ था। देखिए अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में दो जाति के लोग बहुल संख्या में थे, यानी कि सबसे पहले थे वहाँ के जो सिहली समुदाय के लोग थे। ठीक ना, सिहली समुदाय के लोग थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। और वहीं अगर हम बात करें तमिल, तो तमिल भी वहाँ के दो प्रकार के थे, एक थे वहाँ के मूल तमिल और एक थे भारतीय तमिल। ठीक है ना, मूल तमिल और भारतीय तमिल। तमिलों का जनसंख्या कितना था, तो तमिल का जनसंख्या था 18%। ठीक ना, अगर बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में तमिलों का जनसंख्या था 18%। तो ये लोग कम थे, जिसके कारण वहाँ के जो मूल निवासी थे, यानी कि जो सिहली भाषी लोग थे, सिहली भाषी लोग इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा जाति व्यवहार करते थे। और वो लोग हर जगह, चाहे सत्ता में बात करें या फिर स्कूल कॉलेज के नामांकन या कोई भी सरकारी नौकरी में, तो किसे प्राथमिकता दिया जाता था, तो जो वहाँ के सिहली भाषी लोग थे। ठीक है ना, सिहली भाषी, और तमिल को दरकिनार करते हुए सिहली भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया। और वो लोग वहाँ का राष्ट्रीय धर्म क्या रखा गया, तो बौद्ध धर्म को रखा गया, जिसके कारण तमिल लोगों पे दबाव बनते गया। तो जिसके कारण वहाँ असंतोष का भाव पैदा हुआ और दोनों के बीच में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे तमिल लोग एक अपना संगठन बनाए, जिसका मुख्य मांग क्या था, तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर यह संगठन बनाया गया। तो वही क्या है, LTTE संगठन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी प्रश्न पे, ताकि आप आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार संघ केंद्र पर हुए आतंकी हमले की तारीख बताए तथा मुंबई के होटल ताज समेत मुंबई के अन्य 5 जगह पर हुए आतंकी हमलों की तारीख भी बताए। तो देखिए मुंबई में जो 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, जिस पे अभी हाल फिलहाल में जो धुरंधर मूवी भी आया, उस पर भी उस सीन के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है ना, देखिए न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO पर आतंकी हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ठीक,
विश्व व्यापार संगठन WTO पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी फायदा है कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार केंद्र WTO पर आतंकी हमला कब किया गया था? तो कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ठीक। और वहीं बात करें मुंबई में होटल ताज समेत अन्य 5 स्थानों पर उसी दिन हमला हुआ था 26 नवंबर। ठीक ना। और 26 नवंबर इसी को कहा जाता है 26/11। ठीक ना। 26/11 के नाम से यही जाना जाता है। 26/11/2008 को हुआ था। इन दोनों घटनाओं ने वैश्विक आतंकवाद के खतरे को उजागर कर दिया। ठीक। देखिए मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले 5 प्रमुख स्थानों पे हुआ था। सबसे पहला हमला जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ताजमहल पैलेस होटल में। सबसे पहले यहीं पे आतंकवादियों ने हमला किया। फिर वहाँ से वो लोग निकल के ओबेरॉय यानी कि ट्राइगेट होटल में हमला किया। आप अगर एक मूवी है 26/11, ठीक ना, 26/11 करके एक मूवी है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये सीन को दिखाया गया है कि सबसे पहले किस प्रकार से ताज होटल में हमला हुआ, उसके बाद वहाँ से आतंकी कुछ निकल के ओबेरॉय टारगेट होटल पे हमला कर दिए। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे हमला किया। फिर लियोपोल्ड कैफे और निर्मन हाउस यानी कि यहूदी केंद्र पर हमला किया। और वहाँ के बाद वो लोग अस्पताल में भी घुसने लगे। ठीक ना। अस्पताल में भी दहशत का माहौल बना हुआ था। तो उस दिन 26/11 को मुंबई में 5 जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। जो ये था नाम आप एक बार याद कर सकते हैं। फिर से आप लोग एक बार नाम को लिख ले सकते हैं। ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से ये नाम भी याद कर लीजिएगा। और ये 2 चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि मुंबई में हमला कब हुआ था? तो 26 नवंबर 2008 ईस्वी में हुआ था। और विश्व व्यापार WTO पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। क्या बोला गया है कि यूट्यूब जो है वो वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है, तथा अगर हम बात करें होंडा मोटर्स बाइक वैश्वीकरण का प्रतीक है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? हमसे सबसे पहला पूछा है कि यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। ठीक ना। क्या बोला है कि यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। तो इन दोनों कथनों में से जो हम पहला कथन देखते हैं वो क्या है? असत्य है। और दूसरा कथन क्या है? सत्य। देखिए अगर हम बात करें यूट्यूब का, तो यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक है। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। ठीक ना। प्रश्न हमसे पूछा है कि यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है कि यूट्यूब जो है वो वैश्वीकरण का प्रतीक है। क्यों है? तो क्योंकि यह विश्व भर में सूचना और सांस्कृतिक का प्रसार करता है। आज हम लोग YouTube से सभी को जुड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया के कोई भी कोने का हम लोग जानकारी हम लोग घर बैठे प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि YouTube पूरा देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि YouTube जो है वो वैश्वीकरण का प्रतीक है, क्योंकि यह विश्व में सूचना और सांस्कृतिक प्रसार करते रहता है। ठीक। और अगर हम बात करें वहीं होंडा का, तो होंडा में क्या बोला है कि होंडा मोटर्स बाइक वैश्वीकरण का प्रतीक है। क्या होंडा मोटर्स बाइक से हमें क्या देश दुनिया से कोई मतलब है? तो नहीं है। तो इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। तो हम लिखेंगे कि वहीं अगर होंडा मोटर्स बाइक का बात करें तो होंडा मोटर्स बाइक क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का है। ठीक ना। जो उत्पाद होने के कारण वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रतीक है। ठीक ना। ये क्या है कि ये होंडा मोटर्स कार जो है वो क्या करता है कि ये व्यापार संगठन से है, जो कि विश्व के अनेक बाजारों में बेचा जाता है। ठीक। तो इसलिए आपकी प्रश्न फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आंसर को लिख ले सकते हैं या फिर आपके लिए काम देगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत के नाम लिखिए। ठीक ना। महात्मा गांधी के प्रमुख 2 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो पहला सिद्धांत उनका क्या था? अहिंसा। और दूसरा था सत्यमेव यानी कि सत्य। ठीक ना। 2 उनका सिद्धांत था, एक अहिंसा और दूसरा क्या था? सत्य था। देखिए सत्य, ये सिद्धांत उनके जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों का क्या था? मूल्य आधारशिला था। क्या था? तो ये जो अहिंसा और सत्य 2 उनके जो सिद्धांत थे, वही सिद्धांत उनके जीवन, स्वतंत्रता और आंदोलन और सामाजिक सुधारों की मूल आधारशिला थे। ठीक। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो अहिंसा और
सत्य। मतलब छोटा छोटा सा आंसर है, आप आसानी से लिख के और याद कर सकते हैं। फिर हम लोग लॉन्ग आंसर पे ही बात करेंगे, जो आपके लिए 5 अंक स्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग वैसे प्रश्नों के भी बात करते जाएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष तक हुआ था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक ना, क्या पूछा गया है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, भारत चीन का युद्ध का अगर हम बात करें तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था बच्चों, तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, जो कि भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, यह अपने कार्यकाल में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने और उनका रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल में ही तोड़ने वाले प्रधानमंत्री हमारे जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जो पंडित क्या बोलते नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़े हैं। अन्यथा आज तक भारत में और भी जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी है वो 2014 में प्रधानमंत्री बने। ठीक ना, 2014 में, फिर 2019 में और अगली बार 2024 में। ठीक ना, ये लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री बने, तो 3 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जो कि अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड भी तोड़े। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है, तो कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक ना, तो चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यह युद्ध मुख्यतः किस कारण से हुआ था, तो यह जो आंदोलन हुआ था वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सीमा विवाद के कारण, यानी कि भारत और चीन के सीमा विवाद के कारण ही यह लड़ाई हुआ था। विशेषकर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को लेकर लड़ा गया था। ठीक ना, यह अगर बात करें कि यह लड़ाई क्यों हुआ था, तो इसका मुख्य कारण था सीमा विवाद कहाँ का, तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर लड़ा गया था। ठीक ना, जो कि चीन भारत में कब्जा करने के लिए आया था, तो जिसके कारण से भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया, यह किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है ना, देखिए जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था उस समय एक कथन चल रहा था कि उस समय सदन में सिर्फ एक ही पुरुष था, बाकी सब महिला थी। और वो पुरुष किसे माना जाता था, तो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए भारत में आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1975 में लागू किया गया था। ठीक है ना, अगर सिर्फ आपसे यह पूछा जाए कि भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री ने लगाया, जैसे आपके लिए ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया, तो कब किसके द्वारा लगाया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक, और कब लागू किया गया, भारत में आपातकाल कब आई थी, तो 1975 ईस्वी में। ठीक, लागू किया गया। यह 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चला और इस दौरान नागरिक अधिकार लंबित कर दिए गए थे, यानी कि नागरिकों के पास अब किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। जैसे आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि अब नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है, वो सरकार के अधीन हो जाता है। ठीक ना, सरकार अपने देखिए उस समय क्या हुआ था कि देखिए लोग जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चले गए थे, जिसके कारण इनका सत्ता गिरने वाला था, इनकी सरकार गिरने वाली थी। तो सरकार बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, देश में आपातकाल लागू कर दिया था। किसने, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत में दलित आंदोलन, प्रश्न क्या है कि भारत में दलित आंदोलन के उस प्रमुख नेता का नाम बताएं जिसने भारत में संविधान निर्माण में भूमिका निभाई, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की उस प्रेरणा का नाम बताएं जिसने समाज सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ दी। देखिए
एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप छोटे छोटे प्रश्न या फिर बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्रश्न अगर आप तैयार कर लिए हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आप प्रश्नों का सीक्वेंस, आप प्रश्नों के पैटर्न को समझिए कि आपका प्रश्न किस तरीके से पिछले साल पूछा गया था, ठीक है ना, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा हेल्प होगा। देखिए, भारत में दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता कि भारत में दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अगर बनने में अगर किसी एक व्यक्ति का अगर योगदान अगर देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर वहीं बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन का, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा थे मेधा पाटकर, ठीक ना, कौन थे? तो मेधा पाटकर, ठीक, मेधा पाटकर, जिन्होंने समाज सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी, ठीक ना। आज भी लोगों में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के चलते उच्च पद में होने के बावजूद भी वो अपना नौकरी छोड़ देते हैं और समाज सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो वैसे ही कौन थे? तो हमारे देश की बेटी मेधा पाटकर, जो कि आईएएस का नौकरी छोड़ करके वो समाज सेवा के लिए जुड़ गई थी। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। प्रश्न है कि तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता है तथा उनका संबंध किस धर्म से। प्रश्न क्या पूछा है कि तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता है तथा उनका संबंध किस धर्म से। तो देखिए, तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु कौन, किस नाम से जाना जाता है? तो दलाई लामा, ठीक ना, ये उनका फोटो भी है, ठीक ना। तो तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु कौन है? दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। उनका संबंध बौद्ध धर्म। अगर हम बात करें कि तिब्बत का प्रमुख धार्मिक गुरु और उनका धर्म का बात करें, तो धार्मिक गुरु कौन है? दलाई लामा है। और उनका धर्म का बात किया जाए तो उनका धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म, ठीक ना। वो लोग कौन से धर्म को मानते हैं? आपको कपड़ा से भी पता चल जाएगा, कपड़ा को उसका पहनावा ओढ़ावा से भी, जैसे जैन का सफ़ेद कपड़ा होता है उस प्रकार से बौद्ध का लाल रंग का गेरुआ कपड़ा होता है। तो विशेषकर तिब्बती बौद्ध परंपरा से ही है। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं और विश्व भर में शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के लोगों का, तो ये लोग कभी किसी के साथ हिंसा नहीं चाहते, ठीक ना। ये लोग शांति चाहते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? शांति। ये लोग शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश के लिए आज पूरी दुनिया में क्या है, ये लोग प्रसिद्ध है। ये कभी किसी के साथ किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, किन 2 चुनौतियों से लड़ने के लिए यह नारा दिया गया था। प्रश्न क्या बोला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तथा किन 2 चुनौतियों से लड़ने के लिए यह नारा दिया गया था। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक ना। अगर हम बात करें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था बच्चों? जय जवान जय किसान का नारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और यह नारा देश की 2 बड़ी चुनौती, सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने और खाद्य संकट से निपटकर कृषि उत्पादन बढ़ाने से लड़ने के लिए दिया गया था, ठीक ना। देखिए, उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उस समय देश का स्थिति इतना खराब था कि एक बार जब ये मीटिंग के लिए जा रहे थे तो इनका धोती क्या था, फटा हुआ था। तो जब इनकी वाइफ जब इनसे कहती है कि जब आप दौरे पे जा रहे हैं तो कम से कम एक नई धोती ले लीजिए, तभी इन्होंने कहा था कि आज देश भूखा है, देश के लोग भूखे हैं और अगर उस समय अगर मैं पहनावे पे ध्यान देता हूँ तो ये मेरे लिए गलत होगा, ठीक ना।
तो इसलिए उन्होंने फटी धोती में ही वो विदेश यात्रा पे गए थे। तो इसलिए आप इसको भी देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और यह क्यों दिया था? तो उस समय देश की दो सबसे बड़ी चुनौती थी। एक चुनौती थी सीमा की सुरक्षा, पाकिस्तान से, और उधर साथ ही साथ चीन से भी। दोनों तरफ से भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, और साथ ही साथ उस समय देश जो था वो खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। इसके निपटने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने से लड़ने के लिए दिया गया था। यानी कि उस समय किसान और जवान दो ही जो थे जो देश को बचा के रख रहे थे। लेकिन आज अगर हम बात करें वही किसानों का, तो आज किसान का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक गठबंधन से के क्या क्या नाम थे? प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक गठबंधन के क्या क्या नाम थे? तो उस समय शीत युद्ध काल में पश्चिमी देश का सैनिक गठबंधन नाटो कहलाता था। ठीक ना, क्या नाम से जाना जाता था? तो नाटो कहलाता था। जबकि अगर पूर्वी देशों का सैनिक गठन किस नाम से जाना जाता था? तो वार्सा संधि संगठन, ठीक ना, वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक ना, अगर हम बात करें शीत युद्ध काल में पश्चिम देशों के सैनिक गठबंधन, तो वो किस नाम से जाने जाते थे? तो नाटो कहलाते थे। ठीक ना, किस नाम से जाने जाते थे? नाटो कहलाते थे। आप देख सकते हैं उसका फोटो हमने दे रखा है कि इसमें कौन कौन से देश के प्रधानमंत्री शामिल हैं। और अगर वही बात करें पूर्वी देशों के सैनिक गठबंधन का, तो वो कौन से संधि कहलाते थे? वार्सा पैक्ट कहलाते थे। ठीक है ना, कौन सा पैक्ट? वार्सा पैक्ट कहलाते थे। तो ये आपका जवाब हो गया। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नांकित में कौन परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और कौन अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है? हम लोग अगर परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा दोनों पे अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा में क्या होता है? युद्ध, सेना, हथियार और सीमा सुरक्षा शामिल है। अगर हम बात करें परंपरागत सुरक्षा की, तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो इसमें सेना, हथियार और सीमा सुरक्षा शामिल है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अपरंपरागत सुरक्षा, क्या है? अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा में कौन कौन आ जाते हैं? आतंकवाद, पर्यावरण संकट, महामारी, गरीबी, साइबर सुरक्षा और मानव सुरक्षा जैसी समस्याएं क्या है? शामिल है। ये क्या है? अपरंपरागत सुरक्षा। मतलब ये कभी भी आ सकता है, किधरों से भी आ सकता है। ठीक ना, ये किधरों से कभी भी अचानक हो सकता है, अचानक हमला हो सकता है। जिसमें क्या क्या आ गया आपका? आतंकवाद, पर्यावरण संकट और महामारी, गरीबी, भूखमरी, ठीक ना, साइबर सुरक्षा, ये सभी किस में आ जाता है? अपरंपरागत सुरक्षा में। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न में आपका है कि भारत में पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम लिखिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना, भारत के अगर हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अभी हम लोग भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक ना, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण किया था। ठीक, अगर हम बात करें अभी वर्तमान राष्ट्रपति का, तो अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक, चलिए फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की परमाणु नीति के दो प्रमुख उद्देश्य को देखिए। भारत के परमाणु नीति का मुख्य दो उद्देश्य कौन कौन से थे, क्या थे? तो देखिए, भारत की परमाणु नीति के दो प्रमुख उद्देश्य, पहला है कि विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता बनाए रखना। ठीक, भारत का पहला उद्देश्य है कि भाई देखिए, विश्वसनीय मतलब पूरी तरह से विश्वास है कि मेरे पास इतना ताकत है, देश के पास इतना ताकत है, उसके लिए न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। और दूसरा है कि पहले प्रयोग न करने की। ठीक, कि भारत सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हाँ, अगर दूसरा देश अगर भारत पे हमला करता है, तो भारत उस पर चुप्पी नहीं साधेगा, यानी कि भारत भी चुप नहीं रहेगा, पलट करके जवाब देगा। तो ये भारत के दो प्रमुख नीति है कि भैया हमारा पास इतना ताकत है, हम अपना ताकत बना करके रख लिए हैं कि हम तुमसे डरने वाले नहीं, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम
हमला किए तो भाई हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये भारत का नीति है, ठीक, कि पहले न प्रयोग करने की नीति के माध्यम से शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये दो भारत की नीतियों के कारण, ठीक है। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भाजपा की पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाला नेता का नाम लिखिए और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। तो देखिए बीजेपी से सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए भाजपा की ओर से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। अगर हम भारत का उप प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अगर हम बात करते हैं देश का अखंडता का या फिर देश एकता का, तो इसका सबसे बड़ा योगदान कौन है? देश को एक करने का सबसे बड़ा अगर योगदान अगर हम माने तो कौन है? देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर हम देखें तो भारत में इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन का आयोग कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक, किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली थे, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का सिलसिला सिफारिश की थी। देखिए उस समय जब भारत का पूरा एकीकरण हुआ, छोटे छोटे साम्राज्य को मिला करके एक जब देश बनाया गया, तो अब हर जगह का भाषा, हर जगह की सभ्यता, संस्कृति क्या थी? अलग थी। तो सबके लिए अलग अलग राज्य, ताकि हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र क्या कर सके? विकास कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले नीति कब बनाई गई थी? तो 1953 ईस्वी में, ठीक ना। कब नीति बनाई गई? तो 1953 ईस्वी में। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे, ठीक। कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। तो ये रहा आपका इसका जवाब। फिर अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि ताशकंद समझौता और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले 2 भारतीय प्रधानमंत्री के नाम को लिखिए, ठीक है। तो देखिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक। कौन थे? तो ताशकंद समझौता पे सिग्नेचर करने वाले कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ठीक। यहाँ पे 2 चीज़ आपसे पूछा गया है। एक पूछा गया है कि ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता पे साइन करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और वहीं अगर हम बात करें शिमला समझौता का, तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक। कोई दिक्कत है इस पे? नहीं होना चाहिए। चलिए, और दोनों ही हस्ताक्षर दोनों ही किसके लिए हुआ था? तो दोनों उस समय हम लोग किसके साथ हम लोग विवाद था, किसके साथ युद्ध चल रहा था? तो पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। पाकिस्तान के साथ, यानी कि पाकिस्तान बार बार हमला करता था, जिसके कारण से इधर से भी जवाबी कार्रवाई होती थी। फिर अगला प्रश्न है कि निजीकरण क्या है, ठीक ना। प्रश्न पूछा गया है कि निजीकरण क्या है, निजीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी उद्योगों या सेवाओं का स्वामित्व या फिर प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, ताकि कार्य कुशलता बढ़े और आर्थिक विकास को गति मिले। अगर हम बात करें निजीकरण का, तो निजीकरण का मतलब है कि निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी उद्योगों या फिर सेवाओं का स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, ताकि कार्यकुशलता बढ़े और आर्थिक विकास की गति मिल सके, ठीक।
तो निजीकरण का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन। आप लोग निजीकरण जैसे नहीं समझ रहे, जैसे प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन किया गया, आप एयरपोर्ट का देख लीजिए, या फिर बंदरगाह या सड़क। अब जैसे सड़क पे चल रहे, सड़क वगैरह अभी कौन बना रहा है? तो सब प्राइवेट कंपनियां बना रहे हैं, और उसका उस पैसे का वसूली कैसे कर रही है? टोल टैक्स के माध्यम से। आज हम देख रहे हैं कि बिजली भी लोगों के घरों तक पहुंच रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, ताकि इससे क्या हो सकता है कि इससे जो काम है वो तेज़ी से, यानी कि फास्ट काम होगा और अच्छे से काम होगा। निजी कंपनी उसका देख रेख भी करेगी और उसका फ़ायदा भी लेगी। इससे दोनों ही सेक्टर को फ़ायदा है, निजी कंपनी को भी और ग्रामीण को भी, साथ ही साथ सरकार को भी इससे फ़ायदा होगी। तो इसलिए यह निजीकरण किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में किस आयोग का उन्मूलन किया? प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में किस आयोग का उन्मूलन किया और उसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग का उन्मूलन किया, ठीक ना। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कौन से आयोग का शुरुआत किया था? तो योजना आयोग का। और इसके स्थान पर नीति आयोग, इसी का नाम बदल करके क्या रखा गया? नीति आयोग का गठन किया गया, ताकि सरकारी संवाद और नीति निर्माण को क्या मिल सके? मजबूत किया जा सके। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल था, ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? ठीक, क्या पूछा गया है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो नई विश्व व्यवस्था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरी एक व्यवस्था है, जिसमें अमेरिका का प्रभाव बढ़ा और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, और आर्थिक, राजनीति तथा सैन्य शक्तियों का न्याय संतुलन स्थापित हुआ। क्या लिखेंगे कि नई विश्व व्यवस्था शीत शक्ति की समाप्ति के बाद उभरी यह व्यवस्था है, जिसमें अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, और साथ ही साथ आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्तियों को इसका संतुलन स्थापित हुआ है। चलिए, फिर अगला प्रश्न है आपका कि आसियान का गठन कब हुआ था? इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी? तो देखिए, आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या 5 थी, और प्रारंभिक सदस्य कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर थे। इसके उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, ठीक ना। इसका गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। और इसके सदस्य का अगर बात करें तो कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, ये प्राथमिक सदस्य थे। बाद में फिर बाकी और भी देश इसके साथ जुड़े। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 21 प्रश्न देखे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।